अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स से वर्ड से मीनिंग इसका कुछ यूँ है कि बायो मीन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड एनर्जेटिक का बेसिकली मीनिंग है एनर्जी। अब अगर हम इसको कलेक्टिवली स्टडी करें तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनर्जी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब इसका ये होगा कि हमें अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको करने के लिए, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसकी एग्जांपल हम लेते हैं किसी भी इंजन से, ऑटोमोबाइल का इंजन, कार का इंजन हो या मोटरसाइकिल को, उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, लेकिन उनकी जो एनर्जी होती है वो पेट्रोल या डीजल। हम जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे वो इंजन की प्रॉपर फंक्शनिंग या वर्किंग कैरी आउट नहीं होगी। इसलिए इसी तरह ह्यूमन बींग्स हैं, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हर बॉडी के फंक्शन करने के लिए। बॉडी के हर मामलात में, जैसे रेस्पायरेशन में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी मेटाबॉलिज्म हो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हर फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी में हम बेसिक रोल स्टडी करते हैं एटीपीज़ का। एटीपीज़ हमारे पास क्या है? हमारे पास एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ए से एडिनो, सीन, सी से ट्राई और फॉस्फेट। ट्राई फॉस्फेट का मतलब इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट हमारे पास जो है एक ये एनर्जी यूनिट है। हम इसको ये भी कह सकते हैं ये किसी भी हमारा एनर्जी यूनिट है कि हमारी एनर्जी जो होगी वो एटीपीज़ की फॉर्म में होगी। एटीपीज़ की फॉर्म में हम जब स्टडी करेंगे तो वो हमारी एनर्जी होगी। एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है रोल ऑफ एंजाइम, जो हम अपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी करके हैं। रोल ऑफ एंजाइम में हमने स्टडी किया कि हमने को एंजाइम जो है उसकी मेटाबॉलिज्म, एंजाइम हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करते हैं। मेटाबॉलिज्म इन बॉडी कैरी आउट होता है। मेटाबॉलिज्म इन बॉडी जब कैरी आउट होता है तो उस पर हम कहते हैं कि उसको सेलुलर फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत है। उस सेलुलर फंक्शंस में हम स्टडी सेलुलर फंक्शंस आर दोज फंक्शंस ऑफ सेल। फंक्शंस ऑफ सेल में हम स्टडी करते हैं कि हमने सेल के फंक्शन स्टडी करने हैं। सेल की फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल respiration, protein synthesis and so on। कि सेल की फॉर्मेशन भी, फॉर्मेशन ऑफ सेल, मेटाबॉलिज्म, ये सारे हम इस पर स्टडी करते हैं सेलुलर फंक्शंस में। हम बात करते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो क्या हो, जब उनके बॉडी में कोई सब्सटेंस लीव करता है सेल को या सेल में एंटर होता है। फॉर एग्जांपल इन सेल व्हेन सब्सटेंस इज एंटर्ड और लिविंग द सेल, फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फंक्शंस परफॉर्म में हमने प्रीवियस चैप्टर में जो डिटेल्ड नोट ऑन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये वो फिनोमेना है कि जिसके लिए हमने क्या बात की थी कि सेल में जब भी कोई चीज़ आएगी, अब किसी को किसी चीज़ में हमने इन करना है या एंटर करवाना है, हम क्या करेंगे? पुश आउट करेंगे, और पुश आउट में एनर्जी यूज़ होती है। जब पुश आउट में एनर्जी यूज़ होगी तो क्या होगा? इसी तरह ओपन सिस्टम में जब कोई सब्सटेंस एंटर होता है तो उसको एंट्री के लिए भी एनर्जी चाहिए, और जब वो लीव आउट होता है उसको लीव आउट होने में भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये तो सेल की एंट्रिंग एंड लीविंग इनसाइड द सेल। अब हम इनसाइड द सेल में स्टडी करेंगे। इनसाइड द सेल हम क्या फिनोमेना अकर होता है? इनसाइड द सेल में हमारे पास
ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस में भी यही बात है कि जब हमने किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो हमें एनर्जी यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी। जो ही वो एनर्जी यूटिलाइज़ होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी क्या है, वो यूज़ हुई है। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन से फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, मैक्रो टू माइक्रो, मैक्रो टू माइक्रो होता है हैवी और लार्ज, कि हैवी और लार्ज इनटू स्मॉलर, स्मॉलर और टाइनी, कि बड़े मॉलिक्यूल को जब छोटे मॉलिक्यूल्स पे हम ब्रेक डाउन करेंगे तब जो प्रोड्यूस होगी वो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो वर्क करने के लिए भी क्या होगी, एनर्जी यूटिलाइज भी होगी। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन से बॉडी में एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जस्ट लाइक हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसकी ब्रेक डाउन की है हमने, इसकी ब्रेक डाउन करके हमने C3H6O3 प्लस C3H6O3 तो बनाया है, इसकी तो फॉर्मेशन की है, लेकिन साथ ATPs भी बने हैं, ATPs तो बन गए, लेकिन जब हमने इसकी ब्रेक डाउन करनी थी तब भी तो हमने ATP यूटिलाइज़ किया था ना। उस ATP की यूटिलाइजेशन से इसके मुराद ये है कि जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तब भी एनर्जी यूज़ होती है, लेकिन जब वो चीज़ उसकी ब्रेक डाउन होती है जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि हम वो उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ साथ हमें उसका प्रोडक्ट मिलता जा रहा है। यूटिलाइजेशन से ये नहीं कि सिर्फ यूटिलाइज ही हो रही है, फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ यूटिलाइजेशन के साथ साथ फॉर्मेशन भी हो रही है। एनर्जी जो है वो ड्राइव करती है सेल के ऑल प्रोसेसेस। Cell processes are derived by energy, कि अगर एनर्जी ही बॉडी में नहीं होगी तो ये सारे प्रोसेसेस कैसे ड्राइव आउट होंगे। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, हम जो है वो एनर्जी ही यूज़फुल होती है इन सारे प्रोसेसेस को कैरिड आउट करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। की काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमें पता है कि ये क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क होता है, एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन डूइंग वर्क, कि जब हमने कोई काम करना है तो उसमें क्या होगी, एक्टिवली जो काम होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी यूज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी हम फिजिक्स में भी ये स्टडी कर रहे हैं कि जो सडनली जो काम अकर हुआ है उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई बॉल थ्रो किया है तो उसकी थ्रोइंग में भी हमारे पास क्या है थी, पहले पोटेंशियल एनर्जी लगी थी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक है इट कैंट बी स्टोर्ड, कि काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। ये किसी बॉडी या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी जो है ये सिर्फ तब अकर करेगी जब हम कोई काम परफॉर्म करेंगे, जब हम कोई काम परफॉर्म करेंगे तभी काइनेटिक एनर्जी अकर करेगी। नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट स्टोर्ड, पर पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड in the body for emergency uses। कि पोटेंशियल एनर्जी को हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं
कब? एमरजेंसी यूजेस में। काइनेटिक एनर्जी तो एट द स्पॉट हम यूज़ करते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम कोई चीज़ फेंकेंगे या उसको पुश करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी बॉडी में स्टोर होगी वो यूज़ होगी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम कोई एनर्जी ड्रिंक पी के ही उसको पुश आउट करते हैं। हम इन आवर डेली रूटीन्स बड़ा काम करते हैं, लेकिन लिहाजा हम ये कह नहीं करते कि कोई भी काम करने से पहले कोई एनर्जी ड्रिंक ले लें या कोई हम काइनेटिक एनर्जी को ले लें। इसलिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है, फिर हम उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके क्या अपना डेली रूटीन का वर्कआउट कैरी आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन बॉन्ड्स। पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड्स में स्टोर होती है। यूटिलाइजेशन इसकी फॉर्मेशन तब होती है जब बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जब भी हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मेट होती है, कि यानी जो पोटेंशियल एनर्जी हमने केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर की हुई थी उसको क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी को बॉन्ड की ब्रेकिंग में हमने यूज़ किया, लेकिन फिर फॉर्मेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हुई और उसने क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कि दोनों से मिलकर तो एनर्जी बनती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द स्पॉट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन लिपिड्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स कि फैट्स जो हैं ये एनर्जी स्टोर्ड होती हैं, इनमें एनर्जी स्टोर्ड। और कब उसकी फॉर्मेशन होती है, व्हेन फैट्स कैटाबॉलिज्म इज कैरिड आउट, कि फैट का कैटाबॉलिज्म होगा, कि फैट्स मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कि बॉन्ड्स जब ब्रोक होंगे एनर्जी प्रोड्यूस, कि एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिपिड फैट जो है हमारी बॉडी में एज इट स्टोर हो जाते हैं। उनकी डीकम्पोजिशन तब वाक़या होती है जब क्या हुआ, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है, तो इनकी डीकम्पोजिशन वाक़या हुई है और डीकम्पोजिशन कैरी आउट होने के बाद ही इनमें जो फॉर्मेशन हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन रिलीज़ जब भी होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में होती है। ये था एक डिस्क्रिप्शन ऑन टाइप्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बायोएनर्जेटिक्स। एंड एटीपी, दोनों के बाय मीनिंग ऑफ वर्ड हमने स्टडी कर लिया। अब हम बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन स्टडी करते हैं। इट इज़ द study of energy relationships and energy transformations से हम बात करते हैं कन्वर्जेंस इन लिविंग organisms। कि बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस कन्वर्जेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कन्वर्जेशन कैसे होती है, हम कहते हैं एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एक फॉर्म से एनर्जी हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस, कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, हम जो भी चीज़ लेंगे उसमें एनर्जी मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल हमने फूड ली है, कोई भी मील, उसमें एनर्जी गिवन होगी 9.3 किलो कैलोरीज, ये गिवन आउट होगी। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक
कोल्ड ड्रिंक के लेवल पे हम स्टडी करते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड मेथनॉल एंड वगैरह केमिकल्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें 5.3 किलो कैलोरी पर 250 ml कि हर 250 ml में हमें 5.3 किलो कैलोरी मिलेगी। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमने एनर्जी प्रोड्यूस की है। एनर्जी प्रोड्यूस नेवर, नॉट एट ऑल। लेकिन एनर्जी जो कोल्ड ड्रिंक में मौजूद थी वही एनर्जी कोल्ड ड्रिंक से एनर्जी कन्वर्ट हुई है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होने के बाद एनर्जी परफॉर्मिंग फंक्शन कि वही एनर्जी ने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, यही कि एनर्जी की कन्वर्जन हुई है। एनर्जी एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हुई है। कैसे कन्वर्ट हुई है कि हमने कोल्ड ड्रिंक को उस पर गिवन आउट थी 5.3 किलो कैलोरीज पर 250 ml, लेकिन एनर्जी जो हमने प्रोड्यूस नहीं की उसमें, वो एनर्जी कहाँ से आई? जो हमने उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए थे। इंग्रेडिएंट्स में हमने कुछ भी रखा था, जो भी इंग्रेडिएंट्स थे, जो भी केमिकल यूज़ हुआ था सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए, उसमें हमने क्या किया, उसकी ब्रेकडाउन से जितनी अमाउंट एनर्जी की हमें मिलती थी, हमने उस एनर्जी को देख के हमने उस पर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इसको यूटिलाइज़ किया, यानी उसको ड्रिंक को पिया, तो उसके पीने के बाद वही एनर्जी उस बॉडी में ट्रांसफ़र हुई। इससे ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स पहले कोल्ड ड्रिंक में ट्रांसफ़र हुई थी एनर्जी, कोल्ड ड्रिंक से आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। जो ही वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है तो फिर उस एनर्जी ने लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या किया है? एक फंक्शन परफॉर्म किया है। उस फंक्शन परफॉर्मिंग में जो एनर्जी यूज़ हुई है वो दोबारा रीजनरेट होगी और वही एनर्जी फिर क्या होगी? सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करेगी। ये थी हमारी एक चेन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनर्जी अपनी ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन बाय मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसी है, कैरी आउट होती है? फूड से, मील से। इससे वो मेटाबॉलिज्म कैरी आउट होगी, फिर क्या करेगा? फूड कंटेन्स, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, फैट्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। इन सारी चीज़ों में कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है। कि हमें फूड से एनर्जी कैसे मिलती है? हमने तो फूड इनटेक किया। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी फूड ली है, जैसे रोटी ली है, उसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लेकिन उनमें क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद होता है। जो ही कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, जब उसकी ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कि जो ही बॉन्ड टूटेगा एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से रिलीज आउट होगी और काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे कि फॉर एग्जांपल के इस फूड में से, इसकी ब्रेकडाउन में से ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। उसी काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड, लेकिन उसी एनर्जी से कुछ एनर्जी जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो जाएगी। जो ये काइनेटिक एनर्जी ये उसी वक्त जो सेलुलर फंक्शंस होंगे उसको परफॉर्म करेगी, जस्ट लाइक सेलुलर फंक्शंस, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। वो किधर? एमरजेंसी केसेस में। एमरजेंसी केसेस में हम उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे कि यूटिलाइजेशन इसकी कब होगी? जब वही एमरजेंसी केस होगा, यहाँ हमें एनर्जी ज़रूरत होगी। बॉन्ड से हमें एनर्जी मिली एटीपीज़ की फॉर्म में, बॉन्ड से एनर्जी हमें मिली एटीपीज़ की फॉर्म में। एटीपीज़ मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड
जो रेस्ट थी वो हीट में इवॉल्व होगी, यानी हीट में डिकम्पोज होगी। उसकी डिकम्पोजिशन के बाद हमने जो किया कि पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टोर की थी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज अगेन कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, कि फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है। फिर क्या होगा, हमारे लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट, क्या हमारी लाइफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरिड आउट कैसे होंगी, जब हम उसी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में स्टोर करेंगे। ये थी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस की बात। अगर हम प्लांट्स की थोड़ी सी स्टडी करें कि वो अपनी एनर्जी कैसे यूटिलाइज करते हैं, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर C6H12O6 प्लस O2, ये उन्होंने कंपाउंड बनाना है। इसकी बनाने के बाद क्या होगा, जो इन बॉन्ड्स में एनर्जी मौजूद थी उसकी कन्वर्जन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हमारे पास एनर्जी थी इसकी 2.5 किलो कैलोरी एंड 3.5 किलो कैलोरी, जहाँ हमारे पास 5 किलो कैलोरी, कि वो एनर्जी डिकम्पोज नहीं हुई, वो यहाँ कन्वर्ट होगी। लेकिन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन इनहेल करने से एनर्जी की ब्रेकडाउन नहीं होती। एनर्जी जब भी ब्रेकडाउन होगी रेस्पिरेशन, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्ड से, इनकी ब्रेकडाउन से हमें फॉर्मेशन ऑफ एटीपीज, के ब्रेकडाउन से फॉर्मेशन ऑफ एटीपीज होगी, कि इनकी ब्रेकडाउन से हमने एटीपी फॉर्म करेंगे। जब एनिमल्स जो हैं फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसके प्रिपेयर देयर फूड, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, इस तरह उनमें एनर्जी बनती है। फिर क्या होती है, C6H12O6 की फर्दर ब्रेकडाउन होती है एंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी की प्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट बात होगी कि एनर्जी प्रोड्यूस हमने कर ली, एनर्जी की प्रोडक्शन हो गई, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, फूड स्टोर होती है प्लांट के लीव्स में, जस्ट लाइक हर्बीवोर्स, कि हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे गोट काऊ वगैरह, वो हम क्या करते हैं, फिर प्लांट लीव्स या श्रब्स जो अपने खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो अपना खाना स्टोर करते हैं अपने लीव्स में। फिर क्या करते हैं, वही हर्बीवोर्स उनको ईट करते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं उन्हीं लीव्स को। जब वो उन्हीं लीव्स को यूटिलाइज़ करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद थे लीव्स में, प्लांट का फूड जो मौजूद था लीव्स में, वो किन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया है, उन हर्बीवोर्स ने। फिर क्या होगी, फर्दर जाके ब्रेकडाउन होगी और उनमें इस तरह एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये सारी एनर्जी प्रोडक्शन की एक पूरी साइकिल है, जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से तीसरे ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन चेन चलती जाती है। नेक्स्ट इज रिडक्शन, कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, रिडक्शन ऑफ CO2 की रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एनर्जी इनपुट की है, इसके साथ वाटर भी होगा एनर्जी इनपुट, कि हमने एनर्जी दी है, साथ वाटर दिया है, कार्बन हाइड्रोजन होगी। हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू रिलीज एनर्जी, कि ऑक्सीडेशन जब होगी इसकी फूड स्टफ की एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, फिर हमारे पास हीट निकलेगी। नेक्स्ट
स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, कि इन दी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है, जैसे एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है हमारे पास, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में प्लस 1 फॉस्फेट एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करें एटीपी इंटू एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, देन एडीपी इंटू एएमपी प्लस फॉस्फेट, एएमपी इंटू एपी प्लस फॉस्फेट, कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तक इसकी ब्रेकडाउन हो सकती है। इसी ब्रेकडाउन के लिहाज से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में स्टोर्ड एटीपी, स्टोर्ड एटीपीज, कि जो एटीपी हमने स्टोर किए हैं उसकी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जैसे एक आदमी से दूसरे आदमी या वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू परफॉर्म सेलुलर फंक्शंस, टू परफॉर्म सेलुलर फंक्शंस। सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो हम एटीपी से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट एटीपी की ट्रांसफॉर्मेशन से इंटू 3 टाइप्स टू परफॉर्म फंक्शन, के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 3 टाइप्स, जस्ट लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि सेल में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरिड आउट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब कैरिड आउट होगी? जब मॉलिक्यूल सेल से को एंटर और एग्जिट करेंगे तब उसकी प्रोडक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरिड आउट होगी। प्लस मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, के सेलुलर में जो मेंटेनेंस होती है, जैसे फ्लूइड मेंटेनेंस होगी, सॉल्युबिलिटी मेंटेनेंस होगी, वाटर मेंटेनेंस होगी, इंग्रेडिएंट्स मेंटेनेंस होगी, इन सारी मेंटेनेंस को कौन हैंडल करेगा? सिर्फ स्टोरेज ऑफ एटीपी की एटीपी इसको सब हैंडल करेगा। नेक्स्ट केमिकल सिंथेसिस, केमिकल सिंथेसिस में क्या होगा? फर्दर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कैरी होगी। सिंथेसिस का मतलब हमने केमिकल्स को सिंथेसाइज करना है, इसमें ब्रेकडाउन भी आ जाएगी और सिंथेसिस भी है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हीट एनर्जी तो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होगी क्योंकि हीट एनर्जी तो लॉस्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब हम करेंगे तो जो हीट एनर्जी होगी वो लॉस्ट होगी क्योंकि हीट को हम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी एनर्जी इसमें स्टोर हो सकती है। ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहते हैं वेरियस लाइफ जो इन्वॉल्व करती है उसमें हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया कि हमने फ्लो ऑफ एनर्जी स्टडी करनी है, कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी यूज़ होती है लाइफ प्रोसेस में। हम ग्रोथ में एनर्जी यूज़ होती है, मूवमेंट में एनर्जी यूज़ होती है, रिप्रोडक्शन में एनर्जी यूज़ होती है। कहते हैं सीरीज़ ऑफ फंक्शंस, सीरीज़ ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उस सब में क्या होगा? हम स्टडी करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी, कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है सीरीज़ ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ कैरिड आउट होगी। लेकिन लाइफ प्रोसेसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को भी हम स्टडी करते हैं या यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के ऑक्सीडेशन बेसिकली मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठी हो रही हो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर जहाँ ऑक्सीडेशन हाली हो रही है तो हम सिंपली कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, बेसिकली इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन जहाँ दोनों कलेक्टिवली काम कर रही हो, जैसे टर्न बाय टर्न एक केमिकल की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी केमिकल की रिडक्शन हो रही है, देन वी कैन बेसिकली से दैट रिडॉक्स रिएक्शन इज़ कैरिंग आउट, कि रिडॉक्स रिएक्शन अकर कर है। रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये मेनली एक ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोएनर्जेटिक्स में रिडॉक्स रिएक्शन मेनली एक ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन
इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बिटवीन एटम। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन क्या लॉस होगा या गेन होगा, एनर्जी जो है अब्जॉर्ब या एमिट लाजमी होगी। एनर्जी फिनोमिना रिडॉक्स रिएक्शन में मस्ट है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। जब हम इसको बात करेंगे कि हम इस हाइड्रोजन को लीव आउट करना चाहते हैं, तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा। जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, प्लस हाइड्रोजन और प्लस एनर्जी फॉर्मेट होगी। कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जैसे हम बेसिकली पहले स्टडी कर रहे हैं कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड लाजमी है एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए। इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन में एनर्जी फॉर्मेट ही तब होगी जब उसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। जैसे अभी हमने बात की एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, यही प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है कि हमने वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद था उसको ब्रेक किया है। जो ही बॉन्ड को ब्रेक किया है, एनर्जी फॉर्मेट हुई है, और यही एनर्जी तो ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, जो रिडॉक्स रिएक्शन से हमने कैरिड आउट की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कि डेफिनेशन से अब हम देखते हैं एक्सचेंजिंग कैसी अकर करती है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन ने लीव आउट करना है। ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन लीव आउट करेगा वहाँ ऑक्सीडेशन कैरिड आउट होगी। यानी फॉर एग्जांपल कार्बन में हाइड्रोजन लीव आउट हुआ है, तो हाइड्रोजन ने कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई, कार्बन की ऑक्सीडेशन कैरिड आउट होगी। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कलेक्टिवली दोनों दें, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। कि रिडॉक्स रिएक्शन में गेन और लॉस दोनों रिएक्शन कैरिड आउट होंगे। जब दोनों रिएक्शन कैरिड आउट होंगे तो हम कह सकते हैं ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जब टर्न बाय टर्न हो। फिर इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी सोर्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स और सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनर्जी उनमें अब्जॉर्ब हुई होती है और वो डिपेंड करती है अरेंजमेंट और लोकेशन ऑफ एटम्स के। जब प्रेजेंट हो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कहते हैं हम एक स्टेबली एसोसिएटेड एटम है। जब इसमें बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें मौजूद हैं, जब ये फर्दर किसी और के साथ कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जैसे CH4 बनाएंगे या CO2 बनाएंगे, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा या वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा, इनमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी फॉर्मेट कब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग करके किसी और के पास जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स इनको छोड़कर किसी और के। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें और कार्बन मीथेन की बात करें, तो यहाँ से हम ऑक्सीजन के एटम्स को रिप्लेस करके हाइड्रोजन के एटम्स लगा सकते हैं। जब हाइड्रोजन के एटम्स लगा सकते हैं तो ऑक्सीजन की रिप्लेसिंग के बाद जो है ये अमल कैरिड आउट होगा कि वहाँ से बॉन्ड तो टूटा है। जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक बहुत बड़ी सोर्स है एनर्जी के लिए। जब ये अनस्टेबल एसोसिएशन में आए, जब अनस्टेबल हुआ हो, अनस्टेबल कब होते हैं, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में, जब इनका बॉन्ड टूटा हो लेकिन ये स्टेबल होना चाहते हैं, यानी अपना बॉन्ड बनाकर खुद ये महफूज होना चाहते हैं। जैसे कोई भी स्टेबिलिटी की एग्जांपल ये है कि जैसे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद अपनी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो अपने जो खुद डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं करते, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होते हैं, तब वो कह सकते हैं हम फुली स्टेबल हैं। इस तरह एटम जो है वो भी स्टेबल होते हैं अपने सारे बॉन्ड बना के, या ऑक्टेट या डुप्लेट रूल से, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के ऑक्टेट या डुप्लेट रूल से वो क्या हों, स्टेबल हों, यानी वो ना किसी से बॉन्ड बनाए और ना कोई उनसे बॉन्ड तोड़े। फिर ऑक्सीजन को जब हम मूव बैक करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी इलेक्ट्रॉन्स की ही मदद से होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हम स्टडी करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, रिडॉक्स रिएक्शन,
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिडॉक्स रिएक्शन कैरिड आउट होता है, उस रिडॉक्स रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन डेफिनेशन यूँ लिखते हैं। ऑक्सीडेशन होती है लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी जहाँ हमने लॉस ऑफ स्टडी किया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहीं लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। फिर रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जहाँ हाइड्रोजन की गेनिंग और लूजिंग होगी वहीं रिडॉक्स रिएक्शन कैरिड आउट होगा कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम जहाँ लूज करेगा वहाँ होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस डेफिनेशन से पजल नहीं होना। पजल के मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है हाइड्रोजन में, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसलिए वो ऑक्सीडेशन है। जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा फिर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को गेन करेगा। इसका मतलब वो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जब वो हाइड्रोजन को गेन करेगा इसका मतलब द रिडक्शन इज कैरिड आउट, कि रिडक्शन हुई है। अगर हमारे पास एक ए मॉलिक्यूल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो ही वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास ए होगा विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स। हम कह सकते हैं ए ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज्ड कर दिए हैं। अब हमारे पास बी है, जब बी वही इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, बी हम कहेंगे रिड्यूस्ड हो गया है, यानी ऑक्सीडाइज्ड वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस किया है, और जब इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया है तो बी रिड्यूस्ड, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फिनोमेना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो कैरिड आउट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक ही एटीपी। एटीपी सेल एनर्जी और सेल करेंसी। एटीपी को हम सेलुलर एनर्जी एज वेल एज सेल्स एनर्जी करेंसी भी कॉमनली स्टडी करते हैं। सेल एनर्जी करेंसी कि जो हमारे पास एटीपी मौजूद है, एटीपी इसमें न्यूक्लियोटाइड जो है क्या एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के एटीपी को हम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर फंक्शंस के मेन सोर्स ऑफ एनर्जी किन के लिए है, सेलुलर फंक्शंस के लिए। ये एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर फंक्शंस के सेलुलर फंक्शंस के लिए ये एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए के आरएनए की सिंथेसिस में भी हमें जो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं वो भी एटीपीज की फॉर्म में होती है। सेलुलर फंक्शंस लाइक मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस के नर्व मैसेजेस की ट्रांसमिशन में भी एनर्जी यूज़ होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है। नेक्स्ट एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में। ये सारे वो फिनोमेना हैं जिसमें एटीपीज यूज़ होती हैं। एटीपी की डिस्कवरी
एटीपी डिस्कवरी कि एटीपी डिस्कवर्ड किसने किया? एटीपी की डिस्कवरी कैरिड आउट हुई 1929 बाय कार्ल लोहमैन। कार्ल लोहमैन ने एटीपी की। उसने कहा जो मेन एनर्जी ट्रांसफर है मॉलिक्यूल है उसको उसने नाम एटीपी का दिया। इस पे ही वो एक नोबेल प्राइज़ विनर था फ्रिट्ज लोहमैन इन 1921, जिसने ये डिस्कवर किया कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है, एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल को उसने एटीपी के नाम से उसने किया कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसी एनर्जी मॉलिक्यूल की जो फर्दर एबिलिटीज, ये थे सारे फंक्शंस ऑफ एटीपी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी के स्ट्रक्चर में जैसे हमने स्टडी किया, हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज, एडेनाइन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनाइन, राइबोज कि एटीपी की जो एबिलिटी होती है वो एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, रिलीज एनर्जी ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कि एटीपी एनर्जी तब रिलीज़ करता है और क्यों रिलीज़ करता है, ये अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से एनर्जी जो है उसको रिलीज़ करता है। इसकी रिलीज एटीपी मॉलिक्यूल के ईच एटीपी मॉलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स कि हर एक ही एटीपी मॉलिक्यूल की 3 सब यूनिट्स होती हैं। एडेनाइन, डबल रिंग्ड, नाइट्रोजीनियस बेस कि एडेनाइन एक डबल रिंग्ड नाइट्रोजीनियस बेस होती है इसमें। राइबोज 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल। एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। ये वो 3 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर एटीपी की फॉर्मेशन होती है कि एडेनाइन एक डबल रिंग्ड नाइट्रोजीनियस बेस है, एक राइबोज शुगर है हमारे पास जो 5 कार्बन शुगर है, फिर हमारे पास थर्ड जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं जो कि एक लीनियर चेन बनाई हुई है। फॉस्फेट ग्रुप्स में पॉलीमराइजेशन के थ्रू एक लीनियर चेन बनाई हुई है और उसी लीनियर चेन की वजह से एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से जब एक फॉस्फेट ग्रुप निकालेंगे तो बॉन्ड से जब 7.3 की एनर्जी निकलेगी। अगर हम फर्दर डिकम्पोजिशन करें जस्ट लाइक एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस वाटर, एएमपी एडिनोसिन हाई मोनोफॉस्फेट यानी एक फॉस्फेट आ जाएगा, इसमें पीआई एनर्जी सेम 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। कि अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप जब भी निकालेंगे तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी वो 7.3 एनर्जी होगी। फिर सेल जो है इसी तरह रिसाइक्लेशन का फॉर्मूला चलता है कि जब हम एटीपी होते हैं, हमने कोई चीज़ नहीं इंटेक की होती तो एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं हुई होती, तो फिर हम क्या होता है उस एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, फिर वो डाइफॉस्फेट बनता है। अगर फिर भी हम कोई चीज़ इंटेक नहीं करते फिर वो मोनोफॉस्फेट बनता है। जब इसके बाद हम कोई चीज़ इंटेक करते हैं जस्ट लाइक एनर्जी बिल्डिंग चीज़ें जो भी हैं तो उन पर क्या होगा, वही फॉस्फेट का एएमपी या एडीपी रिएक्ट करके फॉस्फेट के साथ दोबारा एटीपी की फॉर्मेशन करेगा। यही सिंथेसिस होती है एटीपी की। एडीपी से फिर जो एक रिक्वायर्ड होता है उसमें हम कहते हैं कि 7.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो चल रही है।
फिर जो ऑब्टेन्ड है हमने ऑक्सीडेशन फ्रॉम फूड स्टफ, कि हमने कोई भी फूड या मील लिया है तो जितने फॉस्फेट के ग्रुप्स हमने ब्रेकडाउन में जितने फॉस्फेट के एटम्स रिलीज हुए हैं उतने फॉस्फेट के एटम्स रीजनरेट हो जाएंगे। और ये कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है कि एटीपीज़ की ब्रेकडाउन होती रहती है और नए एटीपीज़ की फॉर्मेशन होती रहती है। ये है कंप्लीट स्टडी ऑफ एटीपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कि कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से मिलकर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, के सनलाइट की मौजूदगी में हमने ये फॉर्मेशन की है। एनाबॉलिक प्रोसेस है ये। एनाबॉलिक प्रोसेस में यानी मॉलिक्यूल में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी, Hb फॉर लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल जिसमें ये प्रोसेस कैरिड आउट होता है, प्लस C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, कि कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की मदद से हमने लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जो रिएक्शन कैरिड आउट किया है उसमें क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज क्या है, ये हाईली कंपोनेंट है बायो एनर्जेटिक्स का, कि फोटोसिंथेसिस के अमल से प्लांट्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनकी इनटेक के लिए जो फर्दर उनमें सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है उनको परफॉर्म करने के लिए वो इस फिनोमेना के जरिए एनर्जी अपनी प्रिपेयर करते हैं। ये एक बायोकेमिकल पाथवे है जिस पे डिपेंड करती है लाइफ ऑफ प्लांट, कि फिर यही जो स्टोर होगा तो फिर हर्बीवोर जो है यहीं से ही यूटिलाइज करेंगे। फिर जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो प्लांट्स में कैरी करेंगे। फिर सम ऑफ द प्रोटेस्ट, सम ऑफ द बैक्टीरिया इन्हीं में से करेंगे। नेक्स्ट ये है कि जो चीज़ यहाँ में से होगी वो जनरल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो नेक्स्ट हमारे लिए ये फिल्टरिंग का प्रोसेस करते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं यानी हम बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन जो है वह उसको हम इनहेल करते हैं। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, इसी तरह प्लांट्स में उल्टा होता है, ऑपोजिट है टू द रिएक्शन, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Next topic is intake of carbon dioxide and water, कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे इनटेक होता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ट्रांसपोर्ट से ही चलेगा, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स पे जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा होल्स के ज़रिए प्लांट्स की बॉडी में आते हैं, क्लोरोफिल तक पहुँचते हैं। फिर क्लोरोफिल क्या करता है, वाटर अब्जॉर्ब करता है थ्रू दी रूट्स, वाटर की इनटेक होती है और फिर वहाँ जाके क्लोरोफिल में लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन लाइट की मौजूदगी के बगैर रिएक्शन कैरिड आउट नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि रात के अंधेरे में फोटोसिंथेसिस का अमल चलता हो। रात के अंधेरे में प्लांट्स कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल नहीं करेंगे, वो ऑक्सीजन ही इनहेल करेंगे एज ए ह्यूमंस करते हैं, जैसे इंसान करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स करती हैं। इसी तरह प्लांट्स को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। फिर वाटर जो प्रेजेंट होता है सॉइल में वो अब्जॉर्ब होता है रूट्स के ज़रिए, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, के रूट्स के ज़रिए हमने अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद प्रोसेस इज कैरिड आउट थ्रू ऑस्मोसिस, के ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैरिड आउट हुआ है अब्जॉर्प्शन के लिए। इसी प्रोसेस के लिए बात किया है वाटर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स,
कि जो वाटर हमने अब्जॉर्ब किया है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर के लीव्स तक, वाटर को लीव्स तक, फिर एयर जो एंटर करती है लीव को, एयर एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपनिंग इन द लीव्स के स्मॉल ओपनिंग जो होती है लीव्स में मौजूद, उनको स्टोमेटा कहते हैं। कि स्टोमेटा जो है उसके ज़रिए क्या होगा, एयर का इनटेक होगा। जब हवा वहाँ जाएगी फिर एयर स्पेसिस से मीजोफिल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एयर को कैरी करके वो क्लोरोफिल में पहुँचाने के लिए। जो ही एयर अब्जॉर्ब होती है थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग मीजोफिल सेल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है मीजोफिल सेल्स में। जब मीजोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों पहुंच जाते हैं फिर रिएक्शन कैरिड आउट होता है। इसलिए वाटर की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक कैसे, वाटर की इनटेक फ्रॉम द रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक फ्रॉम एयर, एयर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल सेल्स कैरी करके उनको स्टोमेटा यानी क्लोरोफिल तक पहुंचाते हैं। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन कभी इनहेल नहीं होगी इन द डे टाइम। ये है हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस एंड इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।